नमस्कार, कृपाणा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ रीट पीएसआई लेवल की बेसिक क्लास लेकर। और रीट पीएसआई लेवल के लिए अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार टॉपिक। तो देखिए, आगे बढ़ाते हैं उसी वर्ण विचार टॉपिक को, जिसमें अपनों ने है वो स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन, और व्यंजनों का थोड़ा सा पार्ट अपनों ने पीछे की क्लास में पढ़ा था। आगे शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अपन व्यंजनों का या व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं व्यंजन वर्णों का सामान्य वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि सरलता के आधार पर अपन पढ़ने जा रहे हैं। और जो सामान्य वर्गीकरण था उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और उन 3 भागों में पहला जो भाग मैंने आपको बताया था, पहला जो विभाजन बताया था, वो बताया था स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या मैंने आपको 25 + 2 यानी कुल 27 बताई थी। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं दूसरा वर्गीकरण, दूसरा विभाजन। दूसरे विभाजन में अपन व्यंजनों को किस नाम से बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है। देखिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं? अंतः का शाब्दिक अर्थ सामान्यतया अंदर से लिया जाता है। इस का अर्थ सामान्यतः स्थित से लिया जाता है। अब अंदर स्थित क्या? स्वर तंत्रियां। तंत्रियां किसके अंदर स्थित? मुख के अंदर स्थित। हमारे मुख के अंदर स्थित जब सभी स्वर तंत्रियों में हल्का कंपन होने से यदि किन्हीं वर्णों का उच्चारण होता है तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, हमारे मुख के अंदर जितनी भी स्वर तंत्रियां हैं उन सभी में हल्का कंपन होगा, तो उस समय जो वर्ण उच्चारित होंगे वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाएंगे। और उसके बाद ये संख्या में कितने होते हैं? तो ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में बांटा। आप लोगों ने 2 पढ़ा, और तीसरा भाग कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर बीच में मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ। देखिए, कुछ किताबें ये लिखती है कि स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित होने के कारण, बीच में स्थित होने के कारण या बीच के अंदर स्थित होने के कारण भी इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म होना, गर्म। तो यहाँ पर कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका अपन उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात जब वो उच्चारण करती है तो उस समय जो वायु होती है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है। आप घर्षण किसी चीज का कीजिए, अपने हाथों का कीजिए, हल्के से गर्म होते हुए से प्रतीत होंगे। तो यहाँ पर जब वायु भी घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो वो हल्की हुई गर्म होती हुई सी प्रतीत होती है, और हल्की सी गर्म होती हुई प्रतीत होने के कारण ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये भी संख्या में कुल 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? श, श, स और है। आप खुद बोल के देख लीजिए, श श श। तो इस प्रकार से यूं घर्षण सा हो रहा है, और उस घर्षण से वायु हल्की सी
गर्म हो जाती है और इसी कारण ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य वर्गीकरण था व्यंजन वर्णों का वो अपनों ने पढ़ा है। और उसके बाद अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमने व्यंजन कुल कितने पढ़े हैं? हमने व्यंजन पढ़े हैं कुल 35। मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः अपन संख्या 33 मानते हैं, लेकिन 2 व्यंजन वर्णों को जो आरबीएसई बोर्ड की किताबें हैं वो और शामिल करती हैं। तो उसके आधार पर अपनों ने 35 व्यंजन वर्णों का अध्ययन किया था। सामान्यतः मैं आपको पूछ लेती हूं कि ये क्या है, इसका उच्चारण करके बताइए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कैसे कबूतर, या फिर सीधा कह देते हैं कै ये, या फिर यूं कह देते हैं कैसे कबूतर। आपको यूं पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये खैसे खरगोश या ख है। ये आपका लेवल नहीं है। क्यों लेवल नहीं है? क्योंकि यदि अपन हिंदी का अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो जो सभी के सभी व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण कार प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। कार प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपको अपने आप को ये साबित करना है कि मैंने हिंदी कुछ पढ़ी है तो आप यूं बोलिए ककार। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो ये ककार है, ये क्या है तो ये खकार है। ककार, खकार, यकार, रकार, पकार, तो इस प्रकार से है। वो सभी व्यंजन वर्णों का जब अपन उच्चारण करेंगे तो वो कार प्रत्यय जोड़कर ही उच्चारण करेंगे। कार प्रत्यय व्यंजन वर्णों के साथ उच्चारण में अक्सर जोड़ा जाता है या फिर जुड़ जाता है। एक मुख्य बात तो थी ये। उसके बाद अपन देखते हैं अन्य। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 33 + 2 यानी वर्तमान में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई है। अब 35 में 2 अन्य किसको जोड़ा था? ट वर्ग के साथ। और ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट वर्ग में तो ये आते हैं बिना बिंदु वाले, जबकि जिनको अपनों ने जोड़ा है नए वो है बिंदु वाले। ठीक है, तो इन 2 व्यंजन वर्णों को जोड़ा है। देखिए, सामान्यतः हिंदी में ये पहले से चले आ रहे हैं, इनका प्रयोग भी पहले से आ रहा है, लेकिन अपन गिनती में इनको नहीं लाते थे। इनका जब पहले प्रयोग हो रहा था, जिनको गिनती में नहीं लाते थे, तो इनका प्रयोग किस रूप में होता था? देखिए, इनकी व्याकरण में अलग से एक श्रेणी थी और उसे इन्हें है वो व्याकरणिक रूप से है वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता था। इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता था और इसके साथ साथ इन्हें द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता था। ठीक है, अब उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उठा हुआ, उठा हुआ। उत्क्षिप्त इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जीभ इनके उच्चारण में उठती है और झटके से एकदम से गिरती है, तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। और जब जीभ उठती है और फिर एक झटके से नीचे गिरती है और उस समय वो वर्ण उच्चरित होते हैं तो यूं लगता है कि वो फेंके हुए वर्ण है, तो इसलिए इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। और द्विगुणित, ये 2 गुणों के होने के कारण इन्हें द्विगुणित भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन व्यंजन वर्णों को प्रयोग में लिया जाता था, परंतु वर्तमान में है वो इनको जो आरबीएसई बोर्ड है वो शामिल करने जा रहा है गिनती में भी। देखिए, दोनों में अंतर क्या है? ये भी है और ये भी है, और मुझे नहीं लगता कि छोटी क्लासेस में अपने को ये चीजें अलग अलग से पढ़ाई गई थी। तो इनका प्रयोग किस रूप में करना है और इनको कहां कहां किस किस प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो चीज यदि अपन देखें तो देखिए, सामान्यतः एक बात, मुख्य बात तो ये कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ना, इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखना,
मैंने आपको बताया है, जितने भी व्यंजन पढ़ाए हैं मैंने आपको इस रूप में पढ़ाए हैं, अर्थात सभी व्यंजनों को हल युक्त करके पढ़ाए हैं, हलंत लगाकर पढ़ाए हैं, और ये भी बताया है कि व्यंजन वर्ण अपने आप में आधे होते हैं, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, लेकिन इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगाया जा सकता। अब क्यों नहीं लगाया जा सकता इनके नीचे हलंत? इसकी एक शर्त है कि एक समय में एक जगह पर एक वर्ण के साथ कभी भी दो चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो सकते। ये हिंदी की एक शर्त है। सामान्यतः पद्यों में भी इस प्रकार के नियम देखे जाते हैं, जो अपन पढ़ेंगे तब गहराई से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक समय में एक जगह पर एक वर्ण के साथ दो चिन्ह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ये शर्त पहले से है। अब यहाँ पे तो कोई और चिन्ह है नहीं नीचे, एक समय में और एक जगह पर, जगह कहाँ है? नीचे, ठीक है। तो ये जो नीचे की जगह है, यहाँ पर और कोई वर्ण नहीं है, तो अपनों ने हलंत का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर पहले से ही एक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पर अब अपन दूसरा चिन्ह हलंत प्रयोग में नहीं लाएंगे, इसलिए ये कभी आधे नहीं होंगे, और कभी आधे नहीं होंगे तो इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, अगला अंतर इनमें ये होता है कि ये जो बिना बिंदु वाले हैं और इसके साथ साथ ये जो बिंदु वाले हैं, इनमें अंतर ये होता है कि ये किसी भी शब्द में या शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं, या प्रारंभ में प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि इनका प्रयोग कभी भी प्रारंभ में नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे, कभी भी बिंदु वालों से शब्द का प्रारंभ नहीं करेंगे। हाँ, बीच में ये आ सकते हैं, या अंत में भी आ सकते हैं, मध्य व अंत में इनको प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनसे कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती, और यदि आप किसी भी शब्द की शुरुआत करें तो वहां पर बिना बिंदु वाले शब्दों को ही प्रयोग में लाना है। ये आपके लिए शब्द शुद्धि में भी काम में आएंगे, और इसके साथ साथ वाक्य शुद्धि में भी आपके काम में आएंगे। कैसे? देखते हैं। जैसे एक शब्द है ढोलक। अब ढोलक में ढ पहले आ रहा है, शब्द की शुरुआत हो रही है ढ से, तो शब्द की शुरुआत हो रही है, तो यहां पर अपन बिंदु नहीं लगाएंगे, यहां पर बिना बिंदु वाला प्रयोग करेंगे। ढक्कन, अब ढक्कन में ढ से शब्द की शुरुआत हो रही है, शब्द की शुरुआत हो रही है, तो यहां पर बिना बिंदु वाला आएगा। डलिया, डलिया कोई शब्द नहीं होता, यानी अड़े से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, डलिया आ जाएगा, डाकिया आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, डिब्बा आ जाएगा, परंतु डिब्बा, डाकू ऐसे शब्द है वो कभी भी नहीं आएंगे, अर्थात इनसे शब्दों की शुरुआत कभी भी नहीं होंगी। हाँ, ये बीच में व मध्य में आ सकते हैं। जैसे यदि अपन देखें तो देखिए, बढ़ा हुआ या बढ़ाना मध्य में आया है, आपने ढ के साथ बिंदु का प्रयोग किया, और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें गुढ़ा, तो यहां पर भी बाद में आया है, अंत में आया है, तो बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क, बीच में बिंदु, लड़का, बीच में बिंदु।
तो इस प्रकार से ये शब्द के मध्य में और अंत में आएंगे, जबकि इनसे शब्दों की शुरुआत होगी। मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। यानी अपनों ने किसको पढ़ा है? अपनों ने पढ़ा है उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजनों को। ये दो चीजें अपनों ने स्पेशल पढ़ी है व्यंजनों के सामान्य वर्गीकरण के बाद। कौन कौन सी? पहली चीज अपनों ने जो पढ़ी है वो है इसके बारे में, ककार के बारे में, यानी कार प्रत्यय के साथ व्यंजन वर्णों का उच्चारण होगा, और दूसरी उत्क्षिप्त व ताड़न जात के बारे में। आगे अपन व्यंजनों से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपनों ने बिंदु नाम देखा है। ये जो बिंदु है जो उत्क्षिप्त वर्णों के साथ प्रयोग होता है। बिंदु कई रूपों में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ण के पहले प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वर्ण के बाद प्रयुक्त होते हैं, कुछ शिरोरेखा पर प्रयुक्त होते हैं और कब कुछ नीचे प्रयुक्त होते हैं। अलग अलग जो बिंदु प्रयोग में लिए जाते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, किस किस रूप में किस किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।